नमस्ते और इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं, अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में सामने आई एक प्रस्तावित समझौते की रूपरेखा। अगर आपने खबरों पर नजर रखी है तो आपको पता होगा कि ये कूटनीति, सैन्य रणनीति और भू राजनीतिक बदलावों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। हम बिना किसी पक्षपात के सीधे उन ठोस तथ्यों को डिकोड करेंगे जो इस हाई प्रोफाइल बातचीत का आधार बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस नंबर 30 की। ये महज एक संख्या नहीं है, बल्कि इस पूरी डील का एक बहुत बड़ा हुक है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस नए फ्रेमवर्क के तहत अमेरिकी सेना अगले 30 दिनों तक ईरान के बेहद करीब तैनात रहेगी। मतलब साफ है, बातचीत तो हो रही है, लेकिन मिलिट्री ऑप्शन अभी भी टेबल पर है। अगर परमाणु मुद्दे नहीं सुलझते या अंतरिम समझौते का कोई उल्लंघन होता है तो ये 30 दिन एक रणनीतिक दबाव की तरह काम करेंगे। ये दिखाता है कि इस डील की शुरुआत में ही विश्वास और चेतावनी का एक गजब का बैलेंस रखा गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि हम किन 4 मुख्य पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं। पहला, प्रस्तावित ईरान समझौता। दूसरा, हॉर्मुज़ जलडमरू। तीसरा, परमाणु यूरेनियम समीकरण। और अंत में वैश्विक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, प्रस्तावित ईरान समझौता। अगर हम इस डील की बुनियादी शर्तों को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ अमेरिका अपना सैन्य दबाव बनाए हुए है, जैसा कि हमने अभी बात की, सेना 30 दिनों तक करीब है और सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान को इसके बदले में कुछ बहुत बड़े आर्थिक फायदे मिल रहे हैं, जैसे उन्हें तेल प्रतिबंधों में छूट मिल रही है और उनके अरबों डॉलर के फ्रीज किए गए फंड्स को रिलीज किया जा रहा है। देखा जाए तो एक सीधा सा लेन देन है, एक तरफ मिलिट्री प्रेशर है तो दूसरी तरफ इकोनॉमी को राहत। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि कैसे एक ही समुद्री समझौते की 2 बिल्कुल अलग अलग व्याख्याएं की जा रही हैं। अमेरिकी प्रशासन के नजरिए से देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। लेकिन जरा रुकिए, ठीक इसके बाद ईरानी स्टेट मीडिया का बयान आता है कि ये कोई प्री वॉर स्टेटस या युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापसी नहीं है। ये सिर्फ 30 दिनों के भीतर जहाजों की आवाजाही को युद्ध से पहले वाली संख्या तक ले जाना है। ये साफ दिखाता है कि ईरान ये संदेश देना चाहता है कि इस जलमार्ग पर अभी भी उसका ही नियंत्रण है। आगे बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे जटिल हिस्से की तरफ, परमाणु यूरेनियम समीकरण। इस डील के तकनीकी पहलू को समझने के लिए हमें यूरेनियम एनरिचमेंट की साइंस को थोड़ा डिकोड करना होगा। ये एक प्रोसेस की तरह काम करता है। पहले कच्चे यूरेनियम को येलो केक में बदला जाता है, फिर उसे हाइड्रोफ्लोराइड गैस में बदलते हैं और आखिर में उसे सेंट्रीफ्यूज के अंदर बहुत तेजी से घुमाया जाता है। अब होता क्या है कि इन सेंट्रीफ्यूजेस में जो भारी कण होते हैं वो बाहर की तरफ छिटक जाते हैं और हल्के कण अंदर ही रह जाते हैं। बस यही वो तरीका है जिससे यूरेनियम का एक बहुत ही शुद्ध रूप तैयार होता है, जिसे हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, और इस पर ध्यान दीजिएगा, कि इस वक्त ईरान के पास जो यूरेनियम है उसकी शुद्धता लगभग 60% तक पहुंच चुकी है। इसे ऐसे समझिए कि एक आम नागरिक परमाणु कार्यक्रम जैसे कि बिजली बनाने के लिए यूरेनियम की सिर्फ कुछ प्रतिशत शुद्धता की ही जरूरत होती है। लेकिन ये जो 60% का आंकड़ा है ना, ये सीधे तौर पर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम के बेहद करीब है। और बिल्कुल यही वो वजह है जो इसे इतना चिंताजनक बनाती है और इस पूरी बातचीत के केंद्र में रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा लक्ष्य यही सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे न बढ़ पाए। इसके लिए उन संवर्धन सुविधाओं या एनहांसमेंट फैसिलिटीज पर रोक लगाने की बात हो रही है जो यूरेनियम को इस खतरनाक स्तर तक ले जाती हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान दफनाए गए उच्च संवर्धित यूरेनियम से निपटना भी है। जाहिर है, कोई भी स्थायी समझौता तभी हो सकता है जब इन गहरी तकनीकी और सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह से एड्रेस किया जाए। अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, वैश्विक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर नजर डालते हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की इन देशों के नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद एक काफी पॉजिटिव सहमति बनती दिख रही है। सऊदी अरब, कतर, यूएई, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की जैसे प्रमुख क्षेत्रीय देश इस दिशा में हो रही प्रगति का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी सिर्फ समर्थन ही नहीं कर रहा, बल्कि इस पूरी स्थिति को सुलझाने में एक सहयोगी के रूप में भी सामने आ रहा है।
लेकिन जब हम अमेरिका के भीतर की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर गौर करते हैं तो माहौल थोड़ा अलग है। प्रतिक्रियाएं काफी मिली-जुली हैं। एक तरफ माइक पोम्पियो, लिंजी ग्रैहम और टेड क्रूज जैसे दिग्गज नेता हैं जो इस संभावित डील के कुछ हिस्सों को लेकर काफी चिंतित हैं, खासकर उन रियायतों को लेकर जो ईरान को दी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस और सेनेटर मार्को रूबियो जैसे लोग इसे एक बहुत ही पॉजिटिव कदम के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये प्रक्रिया दुनिया को ईरानी परमाणु हथियारों के खतरे से सुरक्षित करने का एक रास्ता है। इन सब के बीच जेरूसलम पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी मीडिया रिपोर्ट्स एक अलग ही एंगल सामने ला रही हैं। इन रिपोर्ट्स का सुझाव है कि वार्ता के इस दौर में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को काफ़ी हद तक किनारे या दरकिनार कर दिया गया है। और इसकी वजह क्या है? वजह है रणनीतिक लक्ष्यों का अलग अलग होना। जहां अमेरिका का पूरा फोकस परमाणु अप्रसार यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पर है, वहीं इजरायल के एजेंडे में ईरान में रिजीम चेंज या शासन परिवर्तन भी शामिल रहा है, जो फिलहाल अमेरिका की इस रणनीति से मेल नहीं खाता। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि पर्दे के पीछे की कूटनीति असल में कैसे काम करती है। मीडिया में दरकिनार किए जाने की खबरों के बावजूद एक इजरायली अधिकारी ने बयान दिया है कि वो चुपचाप राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति के प्रति वफादार हैं। उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा साझा किया। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर फ्रैंक सिनात्रा के मशहूर गाने माय वे का जिक्र किया था। तो इजरायली अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप इस पूरी स्थिति को बिल्कुल अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ताकि अमेरिका को किसी नए अंतहीन युद्ध में धकेले बिना ईरान के परमाणु खतरे को खत्म किया जा सके। और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं। हमने देखा कि कैसे आर्थिक रियायतों से लेकर सेंट्रीफ्यूजेस के पीछे की साइंस और दुनिया भर की प्रतिक्रियाओं तक ये पूरी डील कितनी जटिल है। लेकिन अब जाते जाते सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, क्या ये प्रस्तावित फ्रेमवर्क वाकई मध्य पूर्व में कोई स्थायी शांति और स्थिरता ला पाएगा, या फिर ये महज एक ऐसे टकराव को कुछ समय के लिए टाल रहा है जिसे शायद भविष्य में टाला ही ना जा सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारे साथ इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।